तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 12 हिंदी वितान भाग 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। मैंने पार्ट 1 करवा दिया था, अब बारी आ चुकी है पार्ट 2 की, जिसके अंदर हम चैप्टर 3 एंड 4 के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जानेंगे जो HBSC और CBSE के एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। अब पहला प्रश्न आ रहा है, पाठ का नाम है अतीत में दबे पांव। और हाँ, एक चीज़ बता देता हूँ, अगर किसी दूसरे बोर्ड का स्टूडेंट आ गया है लाइक RBSC या फिर जो है MP बोर्ड, कोई दूसरा बोर्ड है, तो उनके बोर्ड्स में भी ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, ये क्वेश्चन आंसर मैंने 2021 के लिए बनाए हैं, कुछ सिलेबस घटाया गया है, कुछ बुक्स में से कुछ में से नहीं। तो अगर चैप्टर मैच कर रहा है, जिन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर बताए गए हैं सिर्फ उन्हीं चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं। नाम देख लेना, बुक सेम होनी चाहिए, NCERT की है, वितान भाग 2। तो अगर सेम है तो आप भी ट्राई कर सकते हो, आपके एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। अब देखो पहला प्रश्न, अतीत में दबे पांव से। सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उनमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे? तो एक चीज बताता हूँ, इसमें से आंसर जब लिखते हैं ना, देखो कितना बड़ा आंसर है, बहुत बड़े बड़े आंसर लिखने पड़ते हैं इसमें। छोटे आंसर वैसे पता नहीं क्यों लिखने पड़ते हैं, छोटा कर सकते हैं हम इसको जितना काट सको, बहुत छोटा लिखना होता है, लिमिटेड वर्ड्स लिखने होते हैं। लेखक ओम थानवी ने अपनी यात्रा के समय जब सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़े दो महानगरों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के घरों, गलियों, सड़कों और खुदाई में वास्तुशिल्प से जुड़े सामान को देखा, तो ये निष्कर्ष निकाला कि अगर सिंधु घाटी की सभ्यता में के साथ विश्व की अनेक सभ्यताओं की तुलना की जाए तो सिंधु घाटी की सभ्यता साधन संपन्न थी, उसमें कृत्रिमता एवं ऑर्डर नहीं था। इस निष्कर्ष स्वरूप उन्होंने कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए जो इस प्रकार हैं। जब मोहनजोदड़ो स्थित एक छोटा सा संग्रहालय देखने गए तो वहां उन्होंने एक अलग बात अनुभव की कि इस संग्रहालय में औजार तो हैं परंतु हथियार एक भी नहीं है। अगर सिंधु से लेकर हरियाणा तक खुदाई में मिले अवशेषों पर गौर किया जाए तो हथियार कहीं भी नहीं है। जिस प्रकार प्रत्येक राजा के पास हथियारों की एक बड़ी खेप होती है, परंतु यहाँ हथियार नाम की चीज ही नहीं है। पुरातात्विक विद्वानों के लिए यह बड़ा प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में शासन और सामाजिक प्रबंध के तौर तरीके क्या रहे होंगे। यहाँ की सभ्यता में अनुशासन तो है परंतु किसी सत्ता के बल के द्वारा नहीं है। यह अनुशासन वहाँ की नगर योजना, वास्तुकला, मुहूर्त ठप्पो, जल व्यवस्था, सफाई, साफ सफाई और सामाजिक व्यवस्था आदि की एक रूपता में देखी जा सकती है। दूसरी सभ्यता में प्रशासन राजतंत्र और धर्म तंत्र द्वारा संचालित है। वहाँ बड़े बड़े सुंदर महल, पूजा स्थल, भव्य मूर्तियाँ, पिरामिड और मंदिर मिले हैं। राजाओं और धर्मचारियों की समाधियाँ भी दूसरी सभ्यताओं से भरपूर मात्रा में मौजूद हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में छोटी छोटी नावें मिली हैं, जबकि मिस्र की सभ्यता में बड़ी नावों का प्रचलन है। सांस्कृतिक धरातल का यह तथ्य सामने आता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता दूसरी सभ्यताओं से अलग एवं स्वाभाविक साधारण जीवन शैली पर आधारित थी। सिंधु सभ्यता के सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन में किसी प्रकार की कृत्रिमता एवं आडंबर दिखाई नहीं पड़ता, जबकि अन्य सभ्यताओं में राजतंत्र और धर्मतंत्र की ताकत को दिखाते हुए अनेक प्रमाण मौजूद हैं। इसी प्रकार हम ये स्पष्ट है कि सिंधु सभ्यता संपन्न थी परंतु उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। अब अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है सिंधु, देखो इसमें एक्सप्लेन करने को कुछ भी नहीं है, ये हिंदी है यार, ये वैसे भी कुछ लॉजिक वॉजिक तो है नहीं, सीधा रटने की चीजें हैं ये। अब देखो अगला प्रश्न देखो, अब सिंधु सभ्यता की खूबी उनका सौंदर्य बोध है जो राज पुरोहित या धर्म पुरोहित न होकर समाज पोषित था। ऐसा क्यों कहा गया? चलो देखते हैं क्यों कहा गया। सिंधु सभ्यता की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां और प्रवृत्तियां मानवता पर आधारित है। सिंधु सभ्यता मानव निर्मित और मानव आधारित है। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों और खंडरों को देखकर यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि सिंधु सभ्यता के लोग साधारण जीवन जीने वाले और अनुशासन प्रिय थे। सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि माना जाता है। वे पशुओं के साथ सहज जीवन जीते थे। खुदाई से मिट्टी की एक बैलगाड़ी मिली है। बैलगाड़ी किसी भी समाज की सभ्यता सांस्कृतिक धरोहर हो सकती है जिसमें भव्यता और आडंबर कहीं भी दिखाई नहीं देता। सिंधु सभ्यता के घरों के खंडरों को देखकर यह अनुमान
लगाया जा सकता है कि ये आकार में छोटे और साधारण परिवेश से मेल खाते हैं। 2 मंजिला इमारतों की भी कल्पना की गई है, परंतु बहुमंजिला महल और भव्य इमारतें भी होंगी, ऐसा अनुमान नहीं लगाया जा सकता। बर्तनों और मृत भांडों को देखकर यह भी कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता में खान पान में साधारण बर्तनों का प्रयोग किया जाता था। सिंधु सभ्यता में औजारों का प्रयोग तो बहुत मिलता है, परंतु हथियारों का नहीं मिलता। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ से कि हाँ, वहाँ पे औजार बहुत सारे थे लेकिन हथियार नहीं था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाकी सभ्यताओं के कंपैरिजन में ये, तो ये चीज याद रखने की है। इसका कोई प्रमाण भी नहीं है। वे लोग अनुशासन प्रिय थे, परंतु यह अनुशासन किसी ताकत के बल पर कायम नहीं किया गया, बल्कि लोग अपने मन और कर्म से ही अनुशासन प्रिय थे। बड़े मंदिरों और देवी देवताओं की बड़ी मूर्तियां के अवशेष भी नरागत है, मतलब वहां पे मिलते हैं। अगर सिंधु सभ्यता से जुड़े लोग धर्मपरायण होते हुए इस खुदाई में किसी बड़े मंदिर और मूर्तियों के अवशेष अवश्य मिलते। मोहनजोदड़ो की खुदाई में एक दाढ़ी वाले नरेश की छोटी मूर्ति मिली है, परंतु यह मूर्ति किसी राजतंत्र या धर्मतंत्र की प्रमाण नहीं कही जा सकती। विश्व की अन्य सभ्यताओं के साथ तुलनात्मक अध्ययन से भी यही अनुमान लगाया जा सकता है कि सिंधु सभ्यता की खूबी उनका सौंदर्य बोध है, जो कि समाज पोषित है, राज पोषित या धर्म पोषित नहीं है। अगला प्रश्न देखो, मोहनजोदड़ो के अजायब घर में खुदाई के समय मिली कौन कौन सी चीजें रखी गई हैं, या फिर उसके अजायब घर का वर्णन कीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है एग्जाम्स में। उसके बारे में बताना है, अजायब घर कैसा है, क्या चीज है, तो बताते हैं। लेखक ओम थानवी जब मोहनजोदड़ो की यात्रा पर गए तो उनके गाइड ने एक छोटा अजायब घर भी दिखाया। लेखक के अनुसार यह अजायब घर छोटा है, जैसे किसी कस्बाई स्कूल की इमारत हो। सामान भी ज्यादा नहीं है, सामान जो रखा होता है वहाँ पे। इस अजायब घर में रखी चीजों की संख्या 50,000 से अधिक रही होगी। मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिले महत्वपूर्ण चीजें अब कराची, दिल्ली और लंदन के अजायब घरों में रखी हुई है। इस अजायब घर में देखो, ये अजायब घर क्या होता है, म्यूजियम जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, म्यूजियम का पता होगा, अजायब घर नहीं पता हो तो म्यूजियम में गई थी, ठीक है। इस अजायब घर में जो चीजें रखी हुई हैं वे सिंधु सभ्यता के साक्षात दर्शन करवा देती हैं। काला पड़ गया गेहूं, तांबे कांसे के बर्तन, मोहरे, वाग, चाक पर बने विशाल मृद भांड, उन पर काले भूरे चित्तर, 2 तांबे की आईने, केंघी, मिट्टी के बर्तन, 2 पाटन की चक्की, मिट्टी की बैलगाड़ी और दूसरे खिलौने, बहुत सारी चीजें। रंग बिरंगे पत्थरों के मनकों वाले हार, चौपड़ की घोटियां, केंगर और सोने के कंगन आना शायद यहाँ पे, सोने के कंगन अब शायद चोरी हो गए हैं। इस प्रकार सभ्य समाज का जो जो साजो सामान होता है वह सब सिंधु घाटी की सभ्यता में देखने को मिलता है। इस प्रकार सिंधु घाटी दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में सबसे अनूठी और सांस्कृतिक प्रधान सभ्यता है। अगला प्रश्न देखो, इसी में मोहनजोदड़ो के अवशेष कितने पुराने हैं? इन्होंने भारत को प्राचीन सभ्यताओं की किस श्रेणी में ला खड़ा किया है? या फिर पूछेंगे अतीत में दबे पांव, ये जो पाठ है इसके आधार पर बौद्ध स्तूप का वर्णन कीजिए। एक ही बात आएगी, छोटा सा है और एग्जाम में आ सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे आने के। मोहनजोदड़ो के अवशेष ईसा पूर्व के हैं। इसके सबसे बड़े और ऊंचे चबूतरे पर बने बौद्ध स्तूप में 26 सदी पहले की ईंटें लगी हुई हैं, जिसमें भिक्षुओं के भी कमरे हैं। इस खोज ने भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया को प्राचीन सभ्यताओं के समक्ष खड़ा कर दिया है कि जब उनकी सभ्यताएं थी तो उस टाइम में यही सभ्यता भारत में रही होगी। अब देखो अगला प्रश्न, सिंधु क्षेत्रीय क्वेश्चन भी आ सकते। देखो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जो ये छोटे छोटे है ना, जैसे ये आ रही है 3 लाइनों के, 5 लाइनों के, तो इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, 2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, तो वो इसी टाइप के आएंगे। अब देखो, सिंधु क्षेत्र में सर्दियों का वातावरण कैसा होता है? सिंधु घाटी की सभ्यता का क्षेत्र सिंध राजस्थान से कुछ मिलता जुलता है। सर्दियों में भी दोपहर के समय धूल चौधानी वहाँ पे वाली होती है। वह राजस्थान की धूप की तरह पारदर्शी नहीं है, जिस कारण सारा वातावरण और दिशाएं फीके से रंग में रंगी हुई प्रतीत होती हैं। रेत के टीले नहीं हैं, खेत में हरियाली नहीं है, खुला आसमान, सूना परिवेश, धूल बबूल और अधिक गर्मी और सर्दी यहाँ के वातावरण की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न देखो, मोहनजोदड़ो में जल निकासी की व्यवस्था किस प्रकार की गई है? बहुत बार आया ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के हिसाब से। अगर आता है इस चैप्टर से, ये क्वेश्चन को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। जल निकासी
क्योंकि आज के टाइम पे भारत में नहीं है और इस चीज़ को देख के बहुत सरप्राइज हो जाते हैं लोग। चलो देखते हैं क्या है सिस्टम। मोहनजोदड़ो में सभी नालियाँ ढकी हुई हैं जो सड़क के दोनों तरफ समानांतर बनी हुई हैं। हर घर में एक स्नान घर है। घरों के भीतर से गंदा पानी नालियों से बाहर होदी तक आता है और फिर नालियों के जाल में मिल जाता है। कहीं कहीं नालियाँ बिना ढकी हुई भी मिली हैं। तो आजकल के नाले आपने देखे होंगे गांव में अगर रहते हो आप, आपको पता है कैसा हालात है गांव के नालों के, और इनके गांव के नालों नलियों को देखो कैसी थी, ढकी हुई अच्छी। अगला प्रश्न देखो, मोहनजोदड़ो को जल संस्कृति का नाम क्यों दिया गया है? मोहनजोदड़ो में जल का प्रबंधन बहुत अच्छे और सुविचारित ढंग से किया गया था। इतिहासकारों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता पहली ऐसी ज्ञात संस्कृति है जिन्होंने कुएं खोदकर भूजल तक पहुंचने की क्षमता प्राप्त की थी। केवल मोहनजोदड़ो में ही लगभग 700 कुएं थे, बहुत सारे थे यार। नदी, कुएं, कुंड, स्नानागार और बेजोड़ जल निकासी के कारण मोहनजोदड़ो को जल संस्कृति का नाम दिया जाता है। अब यह है लास्ट चैप्टर, डायरी के पन्ने। इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, चलो देख लेते हैं। अब एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो है एक कहानी है एन फ्रैंक की, तो जिसमें मतलब विश्व युद्ध का जिक्र आता है, वही सारी है, मतलब नॉर्मल सी कहानी है एक लड़की के बारे में। चलो अब इसमें से क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से आते हैं। एन को किस कारण लगता था कि उसकी दुनिया पूरी तरह से उलट पुलट गई थी? एन के घर बुधवार 8 जुलाई 1942 को संदेश आया कि उनकी 16 वर्षीय बहन मार्गोट को एएसएस से बुलावा आया है। इस बुलावे का अर्थ यातना शिविर से बुलाया जाना था जिसमें उसे जर्मन सैनिकों की दया पर छोड़ देना था। एन के माता पिता को यह बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था, इसीलिए उन्होंने तुरंत भूमिगत हो जाने का निश्चय कर लिया। मतलब उसको पकड़ने आ रहे थे उनके परिवार वालों को, उनको कि हाँ तुम चले जाओ शिविर में, और शिविर में हालत बहुत खस्ता थी। तो उन्होंने क्या किया, वो भूमिगत हो गए, जिससे एन को लगा कि उनकी पूरी दुनिया पूरी तरह से उलट पुलट हो गई थी, मतलब छिपना पड़ गया उनको खुद ही। एन ने, अगला प्रश्न है, एन ने अपने थैले में क्या क्या भरा था, क्यों भरा था, बता दो भाई। एन ने अपने थैले में डायरी, कलर, रुमाल, स्कूली किताबें, कंघी और पुरानी चिट्ठियां भरी थी। वह कपड़ों की तुलना में स्मृतियों को अधिक महत्व देना चाहती है। अगला प्रश्न है, एन की अज्ञातवास किसमें क्या रुचियां थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इस वाले चैप्टर में से आता है ना। देखो ज्यादा क्वेश्चन नहीं आती, यही 2-3 क्वेश्चन है बस, इन्हीं में से आते हैं। ये वाला भी ज्यादा नहीं पूछा जाता कि या तो ये पूछेंगे क्या था, या फिर अगर एमसीक्यू आता है पूछेंगे कि एन की जो डायरी थी उसका नाम क्या था। उसका नाम था कीटी, पता होना चाहिए 1 मार्क्स में अगर आता है तो। बाकी हाँ ये जो है ये नॉर्मल से क्वेश्चन है जो आ सकते हैं। अब देखो एन के अज्ञातवास में क्या रुचियाँ थी। एन को पत्रिकाओं से इकट्ठा करती थी, उनकी समीक्षा करती, प्रति सप्ताह प्रकाशित होने वाली सिनेमा एंड थिएटर पत्रिका ध्यान से पढ़ती, फिल्मी कलाकारों के चित्र इकट्ठे करने की रुचि थी। वह फिल्मों के बारे में ज्ञान थी। वह फिल्मी अभिनेत्रियों की तरह अपने बाल संवारा करती थी और उन्हें अपना स्टाइल बनाया करती थी। कुछ देर बाद फिर से वह अपने घुंघराले वाले बालों वाले स्टाइल में ही आ जाया करती थी, मतलब थोड़ी देर करती थी। बस यही रुचियाँ थी, टाइम पास कर रही थी और क्या था, वो छिपे हुए थे, भूमिगत हो रखे थे, ज़्यादा कर भी क्या सकती थी वो, बाहर आती तो पकड़ी जाती या मार दी जाती। चलो वीडियो करते हैं ख़त्म, और आपको मैंने बता दिया है कौन कौन से मोस्टली जो है ना, देखो 4 चैप्टर हैं सेट, आपके 12वीं क्लास में 4 ABCD आएंगे। तो सीन ऐसा रहेगा, मतलब अलग अलग पाठों में ज़्यादातर देखो 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 या 3 क्वेश्चन के आसपास चाहते हैं आपको करने के लिए। तो उनमें से जो है लगभग सभी पाठों में से एक एक पर्सन आएगा। ये बात बिल्कुल मत सोचना कि हाँ इसको छोड़ दे इसको ना छोड़े। मैंने मेन में क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आ सकते हैं वो सारे आपको बता दिए हैं, ज़्यादातर हमें यही क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। अब वीडियो करते हैं एंड मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो वैसे आप तो 12th क्लियर कर लोगे, अब क्या फ़ायदा। बाकी हाँ सब्सक्राइब का मन करे तो कर देना और घंटी दबा लेना, अगर कोई अपडेट आए तो मैं आपको दे पाऊँ साथ के साथ।